बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 फिजिक्स और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन। बच्चों हमने प्रीवियस दो वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से कवर किया है। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस नहीं देखी वो जल्दी से वीडियोस को जाकर देखें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इंटीग्रेशन को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। बेटा इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। आज इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक आपको समझाएंगे, पूरा माइंड आपका खोल कर रख देंगे, है ना। इंटीग्रेशन का यूज क्या है भाई, इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी हम लोगों को, राइट। चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन को। फटाफट जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो और नोट्स बनाने स्टार्ट करो। फटाफट हर एक पॉइंट को बेटा नोट करते जाना आप लोग। चलिए तो आप लोगों ने बेटा क्लास 9th के अंदर मोशन यानी काइनेमेटिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। हाँ, मैं आपको ये मानकर चल रहा हूं काइनेमेटिक्स आती है। तो मैं वहां पर बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझेंगे इंटीग्रेशन को। तो यहां पर बेटा मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए ले रहा हूं, पहले ले रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, राइट। आपने ये ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर, तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया होगा इस ग्राफ को लेकर। यस, मालूम है मेरे को। अच्छा तो बेटा अगर मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है बेटा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कौन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। और स्लोप को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, राइट। अच्छा तो यहां पर स्लोप की बात नहीं चलेगी, राइट। अच्छा अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने बेटा जब काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी सेकंड और थर्ड, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट किया था। और डिस्प्लेसमेंट कहां से आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया है, उस एरिया से हमें क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट मिलता था, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से तो आप बता सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ABCD है ना। तो ABCD है क्या, पहले ही देखते हैं। ABCD जो हमारे पास एक शेप बन रही है, ABCD है क्या, यहां पर तो आपको ये शेप नजर आ रही होगी, एक स्पेसिफिक शेप है। क्या है ये, ट्रेपीजियम। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें एक पेयर पैरेलल साइड का है और एक नॉन पैरेलल साइड का पेयर है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते थे, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लोग जानते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, S से। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया आप लोग जानते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस CD इंटू इन पैरेलल साइड के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड यानी AD। तो बेटा यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया था, राइट। यहां से हम बहुत आसानी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया से हमें क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये स्पेसिफाइड आपके पास शेप थी, है ना, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम का एरिया मालूम है। ट्रेपीजियम का एरिया सबको मालूम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड। बट अगर मैं यहीं पर आपके लिए एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ लेता हूं, ये मेरे पास सेम सिनेरियो यहां पर आप देख पाएंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है, सबको मालूम है। सपोज ये इस तरह का ग्राफ है हमारे पास। अच्छा अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया निकालकर। एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट चलो मैंने माना, चलिए हमने देख लिया हमारे पास ये कर्व है। तो इस कर्व का एरिया कैसे कैलकुलेट करें, बात ये आती है इस कर्व का एरिया कैसे कैलकुलेट करें। यहां पर तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल था, यहां तो फार्मूला मालूम था, फार्मूला लगाकर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। बट यहां पर तो हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप है। कैसी शेप है, इर्रेगुलर शेप यानी कर्व है। तो इस कर्व का एरिया कैसे कैलकुलेट करें, कोई फार्मूला हमारे पास नहीं भाई साहब, यहां पर कोई फार्मूला नहीं है। बताओ जरा इस शेप का कोई फार्मूला याद है कि आपको, पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा। तो इस शेप का बेटा एरिया कैलकुलेट यानी इस कर्व का जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से इस कर्व का एरिया।
तो आपको माइंड में सेट हो गया होगा इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है, जहां पर हमारे पास एक इर्रेगुलर कर्व हो, तो इर्रेगुलर कर्व का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को यूज करके हम इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब करते हैं इस कर्व का एरिया कैलकुलेट और आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। जल्दी से आप लोग मेरी बातों को अच्छे से सुनते रहो। इसको हटा दूं? हाँ, इसका कोई काम नहीं, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं भाई साहब। अच्छा, तो आ जाते हैं इस वाले ग्राफ की तरफ। ठीक है, इस ग्राफ का मेरे को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एरिया कैलकुलेट करना है। तो मेथड सीखो, इस ग्राफ का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस ग्राफ का एरिया कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन से। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, तो बेटा इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस ग्राफ के अंदर इस ग्राफ को छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर बेटा मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट कर लेता हूं। यहां पर मैंने क्या की, एक बहुत ही छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां पर कट कर ली। राइट, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने कट की। ठीक है, अच्छा, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बहुत ही पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, बहुत ही पतली। इसकी जो बेटा ये विड्थ है ना, ये विड्थ बहुत छोटी है। अब बहुत छोटी लेंथ को क्या कहते हैं फिजिक्स में, बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वो बच्चे बहुत अच्छे से कह सकते हैं। क्या बहुत छोटी सी जो कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो, उसको हम कैसे लिखते हैं फिजिक्स में, उसको डी लगा कर लिखते हैं। और ये देखो इसकी विड्थ कहाँ है, टाइम एक्सेस पर है, तो ये बहुत छोटा सा टाइम होगा हमारे पास, बहुत छोटा सा 0.001 सेकेंड। तो बहुत छोटे से टाइम को हम कैसे लिखते हैं, डी टी डी टी। तो बेटा इसकी जो विड्थ होगी वो बहुत छोटी होगी विड्थ, क्योंकि हमने बहुत पतली सी स्ट्रिप कट की। तो विड्थ कितनी होगी, डी टी। हाँ, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी, लेंथ बहुत छोटी नहीं होगी। हाँ, तो भाई लेंथ को हम देख लेंगे कहां पर, लेंथ हम देख लेंगे वाई एक्सिस पर। इसकी लेंथ कितनी होगी वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या चल रहा है, वेलोसिटी चल रही है। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, यानी लेंथ यानी बोले तो वेलोसिटी v1। क्लियर। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट की, उसकी विड्थ बहुत छोटी हमने ली है ना, बहुत पतली सी स्ट्रिप कट की dt विड्थ की, और लेंथ इसकी हमने देख ली v1। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या हम इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। अच्छा, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी v1 इंटू डी टी। क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अब ये एक स्ट्रिप का एरिया हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हम दूसरी स्ट्रिप भी कट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही पतली सी, जितनी पतली है उतनी ही पतली एक दूसरी स्ट्रिप भी हम कट करेंगे। मान लेते हैं हमने यहां पर एक स्ट्रिप कट कर ली भाई साहब, सेम विड्थ की। ठीक है, बहुत पतली स्ट्रिप है ये। हाँ, ये हमने एक दूसरी स्ट्रिप कट की। ठीक है, अच्छा, इसकी भी विड्थ कितनी है बेटा, इसकी भी विड्थ कितनी है, dt। इसकी भी विड्थ कितनी है, dt। अच्छा, इसकी लेंथ हम देख लेंगे कहां पर, y एक्सिस पर इसकी हम लेंथ देख लेंगे। राइट, ये इसकी y एक्सिस पर लेंथ मान लेते हैं कितनी है, v2। तो बेटा क्या हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का भी एरिया लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तो a2 कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी v2 इंटू dt। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसी तरह से बेटा तीसरी स्ट्रिप भी कट करेंगे, है ना, वो भी dt की। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, v3, है ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, a3 = v3 इंटू dt। इसी तरह से चौथी स्ट्रिप कट करेंगे, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ भी कितनी होगी, dt, उसकी लेंथ कितनी होगी, v4, तो उसका एरिया a4 v4 इंटू dt। इसी तरह से इस पूरे के पूरे कर्व को हम किसमें, छोटी छोटी सी स्ट्रिप में डिवाइड कर लेंगे और सबका एरिया लिख लेंगे। अच्छा, और उन सबका एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। अच्छा, तो आपने बोला अगर मेरे को इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है, तो एरिया इस पूरे कर्व का, तो इन सारे के सारे जो हम एरियाज निकाल रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन। राइट, यानी हम कह सकते हैं समेशन ऑफ a, यानी जितने भी छोटे छोटे एरियाज हमने निकाले उन सबका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। राइट, और यहाँ पर समेशन ऑफ an। राइट, अब यहाँ पर समेशन ऑफ an, और n की वैल्यू बेटा 1 से स्टार्ट करेंगे और n की वैल्यू कहां तक लेकर जाएंगे, n तक लेकर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। यानी an क्या है, समेशन का मतलब तो समझते हो, समेशन कैसे ओपन होता है, सम। an का मतलब n के प्लेस पर मान रखेंगे 1 a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन। राइट, अच्छा, एक तरीका ये, बट ये जो हमने एरिया निकाला, इस एरिया में बेटा एक प्रॉब्लम है, ये एक्यूरेट एरिया नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है जरा सोचो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने मानी है कि हाँ ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा कर्व छुप रहा है। ये जो कर्व है ना, यहाँ पर ये जो कर्व है, ये ऊपर छोटा सा जो एरिया है ना बेटा, ये एरिया इंक्लूड नहीं हो रहा, राइट। ये जो कर्व का एरिया है ना, ये छोटा सा कर्व का एरिया, ये एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा भाई साहब। ये जो A1 निकाला, A1 में कर्व का एरिया, ये जो ऊपर कर्व बन रहा है, क्योंकि कर्व है हमारे पास, ऊपर छोटा सा कर्व है, इसका एरिया गायब है। यानी यहाँ पर A1 A2 में ये छोटा छोटा सा बहुत मामूली सा एरिया गायब है। इसीलिए ये जो तरीका है हमारा, एक तो बहुत लेंथली प्रोसेस है कि भाई बहुत सारी स्ट्रिप काटो, फिर उनको जोड़ते रहो, है ना, हो जाएगी सुबह, हो जाएगी बेटा, सालों कट जाएंगे और आप एरिया नहीं लिख पाएंगे, है ना, बहुत डिफिकल्ट मेथड हो जाएगा आपका, राइट। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आए। ये जो हमारे पास एक छोटा सा कर्व बच रहा है ना, ये देखो भाई, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल तो ये, अभी जो कर्व का एरिया है ये कहाँ गया? ये तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है ना। रेक्टेंगल का एरिया तो भाई लेंथ और विड्थ लेता है, लेंथ और विड्थ, लेंथ, ये एरिया थोड़ी इंक्लूड हो रहा है भाई साहब। ये जो हमने एरिया निकाला उसमें इस छोटे से कर्व का एरिया थोड़ी इंक्लूड हो रहा है। हाँ ये प्रॉब्लम है, आपके माइंड में समझ में आ गया होगा। यानी एरिया, इस मेथड से अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसमें कर्व का एरिया छुट जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये मोर एक्यूरेट एरिया नहीं मिल रहा। यहाँ पर कर्व का एरिया बेटा, इसकी भाई अच्छी वैल्यू नहीं आएगी एरिया की, इसके अंदर बहुत ज्यादा एरर होगी। अच्छा अब हम क्या करेंगे? इस मेथड को तो हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा अब हमें इस कर्व का एरिया भी इंक्लूड करना है, हमें इस पूरे कर्व का बहुत ही एक्यूरेट एरिया निकालना है। तो उस एक्यूरेट एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे। इंटीग्रेशन मेथड से हम इस पूरे कर्व का, उसमें ये वाला कर्व भी इंक्लूड हो जाएगा, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी इंटीग्रेशन से अगर हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन क्या है समझते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन से हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ये मेथड तो नॉर्मल मेथड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एरर आएगी क्योंकि कर्व छुट रहा है। हम कौन से मेथड से इस पूरे कर्व का एक्यूरेट एरिया कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन मेथड से। चलिए बहुत बढ़िया, तो इंटीग्रेशन को अब हम समझते हैं, है ना। चलिए माइंड आप लोगों का खुल रहा होगा, डेफिनेटली खुल रहा होगा बेटा। चलिए तो अब इंटीग्रेशन से कैसे करें भाई? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा, इंटीग्रेशन का मेथड होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन बेटा इस कर्व के सिंबल को कहते हैं ना, ये जो कर्व होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल, राइट। अच्छा इस इंटीग्रेशन की सिंबल के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर हम इस रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का क्या रख देंगे? एरिया रख देंगे, राइट। जितनी भी हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। अच्छा तो मान लेते हैं इस वाली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हमने उठाया। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है बेटा? v1, और इसकी विड्थ कितनी है? dt, ठीक है। अब यहां पर कोई भी एक स्ट्रिप उठाओ और उसका एरिया, उस स्ट्रिप का एरिया इस कर्व के सिंबल के अंदर रख दो। इस कर्व के सिंबल को ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल। किसी भी एक स्ट्रिप का एरिया उठाओ, कर्व के अंदर रख दो, राइट। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसलिए यहां पर मैं v1 v2 v3 ना लिखकर सिर्फ v और dt लिख रहा हूं। कोई टेंशन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब बात आती है ये कि भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, कि सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया उठाया और रख दिया, इससे क्या होगा? ये सैंपल क्या कर लेगा अकेला? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको इस पूरे कर्व का एरिया, मतलब यहां से लेकर 0 से लेकर इस पर्टिकुलर वैल्यू तक आपको एरिया निकालना है। मान लेते हैं 0 से लेकर t तक। यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है? t तक। ये जो ग्राफ हमारा x एक्सिस को कहां तक कवर कर रहा है? 0 से t तक। तो हमें 0 से t तक का एरिया निकालना है। एक स्ट्रिप का एरिया हमने इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर रखा और हम बेटा इस इंटीग्रेशन पर लगा देते हैं लिमिट। जहां से भी आपको एरिया कैलकुलेट करना है वहां तक की आप लिमिट लगा देते हैं। तो 0 से लेकर t तक आपका ग्राफ लाई कर रहा है, तो 0 से लेकर t तक आप इसकी लिमिट ले लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे और t तक आपका कर्व खत्म हो रहा है। यस यस, ये है हमारा मेथड। कौन सा? इंटीग्रेशन का मेथड, जिसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? एरिया ऑफ कर्व। कर्व का एरिया, किसी भी कर्व का एरिया हम इस मेथड से यूज कर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अच्छा, यहां तक कोई टेंशन नहीं है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा करेंगे कैसे? अब करेंगे कैसे भाई? ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यानी 0 से हमने कहां तक लिया? 0 से t। अच्छा
अब मेरी बात सुनो, ये वेलोसिटी कहाँ है हमारे पास, वेलोसिटी कहाँ है, वाई एक्सिस पर। क्या हम इसको वेलोसिटी ना लिखकर सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू लिख दें, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ना होकर कुछ भी हो सकती है, यानी वाई। अच्छा, और ये हमारे पास dt कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। क्या हम इसको dt ना लिखकर dx भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम हो सकता है एक्स एक्सिस पर कुछ और चीज हो, हम जरूरी थोड़ी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ही बात करें हमेशा, है ना। तो dt के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, dt कहाँ है, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर तो कुछ भी हो सकता है, तो हम जनरल क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी y एक्सिस पर है तो वेलोसिटी को हमने v ना लिखकर y लिखा, और टाइम x एक्सिस पर है, टाइम को हम dt ना लिखकर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। बहुत बढ़िया। और लिमिट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 से लेकर जहां तक हमारा ग्राफ खत्म हो रहा है, मान लेते हैं x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर खत्म हो रहा है, मान लेते हैं 0 से लेकर ये x तक खत्म हो रहा है, राइट, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, अभी आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, समझ में आया ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या किया हमने, एक स्ट्रिप ली, एक स्ट्रिप का एरिया हमने देखा क्या होगा, v इंटू डी टी, उसकी वेलोसिटी और उसका हमने जो भी है टाइम देख लिया, v इंटू डी टी, उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कैसे किया, इस तरह से किया ताकि उसमें पूरा ग्राफ हमारा कवर हो जाए, 0 से t तक हमने उसकी लिमिट ले ली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, अब इसी तरह से अगर सिर्फ आपको सिर्फ इस रीजन का सपोज आपको सिर्फ इतना एरिया आपको फाइंड आउट करना हो, यहां से लेकर यहां तक, है ना, सिर्फ लास्ट की कर्व का एरिया फाइंड आउट करना हो, तब क्या करेंगे, तब भी सिंपल है भाई साहब, लिमिट देख लो, इस स्ट्रिप का हमने एरिया रखा v इंटू डी टी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब लिमिट देख लो, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक आपको इस कर्व का एरिया चाहिए, तो आप लिमिट यहां से लेकर यहां तक रख देंगे, है ना। मान लेते हैं यहां पर कोई टाइम की वैल्यू, मान लेते हैं यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी है t1, यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी है t2, तो लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे, फिर लिमिट लगा देंगे बेटा t1 से t2 तक, t1 से t2 तक। अब सिर्फ इतना कर्व हमारा कवर हो गया, सिर्फ इतने कर्व का एरिया आ गया। अरे समझ में आ रही है, मेन चीज है लिमिट। लिमिट जहां से आप लिमिट ले रहे हैं, जहां से जहां तक आप लिमिट ले रहे हैं, वहीं तक का एरिया आपको मिलेगा। चलिए, अब मैं इसको अभी नोट नहीं करना है, इसको टेंशन मत लो। अब मैं आपको एक जनरल फार्मूला दे रहा हूं, उसको आप एक बॉक्स में बंद करके हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आपका माइंड मैंने ओपन किया कि इंटीग्रेशन का यूज कहां होता है और कैसे होता है। चलिए, अब मैं जनरल आपको एक ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं बेटा, 2 ग्राफ बनाऊंगा यहां पर भी मैं, और उनको आपको नोट करना है। तो बेटा मान लेते हैं हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और y वर्सेस x ग्राफ हमें गिवन है, कैसा कर्व। सपोज हमारे पास एक कर्व ग्राफ है। जरूरी नहीं है कि बेटा हमेशा ऑरिजिन से ही स्टार्ट हो, जरूरी नहीं है कि ऑरिजिन से ही स्टार्ट हो। मान लेते हैं यहां से हमारे पास ये ग्राफ गिवन है इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ गिवन है। अब इस कर्व का हमें एरिया निकालना है x एक्सिस के अलोंग, इस कर्व का हमें क्या निकालना है बेटा, x एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है कि एक स्ट्रिप कट करो, एक स्ट्रिप हम कट करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप हमने कट की, बहुत पतली सी। इसकी विड्थ कितनी ले लेंगे, x एक्सिस पर मान लेते हैं इसकी बहुत ही छोटी सी विड्थ है, कितनी है, dx। अच्छा, और इसकी बेटा लेंथ कितनी ले लेते हैं हम, y एक्सिस पर हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, y एक्सिस पर इसकी लेंथ की वैल्यू मान लेते हैं वो कितनी है, y। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां तक कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब ये ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं सपोज x एक्सिस पर जो भी हो, मान लेते हैं 1 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 8 तक, इस तरह से। तो हमारे पास कोई जनरल वैल्यू तो नहीं, मान लेते हैं ग्राफ a से स्टार्ट हुआ और b पर हमारा कर्व खत्म हो गया, ये इसकी लिमिट हो जाएगी a टू b। अच्छा, तो इस स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे, इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है y, विड्थ कितनी है dx, y इंटू dx, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब हमें इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे भाई साहब, इंटीग्रेशन लगा देंगे। और इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक कर्व का एरिया निकालना है, a से लेकर b तक पूरे कर्व का निकालना है। तो लिमिट हम ले लेंगे, a से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पर हुआ, b पर, a टू b हमने लिमिट ली। तो ये हमारे पास इस पूरे कर्व का एरिया हो गया, राइट। एरिया ऑफ कर्व हमने निकाल दिया बेटा। एरिया ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम इस स्ट्रिप के एरिया का y इंटू dx। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये ग्राफ हमारा कहां था बेटा, x एक्सिस के अलोंग था। अच्छा, अगर यही ग्राफ हमारा y एक्सिस के अलोंग हो, y एक्सिस के अलोंग भी तो हो सकता है, तो ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता था भाई। अब इसको सॉल्व करना सिखाएंगे, टेंशन मत लो।
अच्छा, ये ग्राफ क्या ऐसे भी हो सकता था? हाँ भाई, हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब बेटा देख लेते हैं हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ। मान लेते हैं ए से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पर हो रहा है, हमारा ग्राफ बेटा बी पर खत्म हो रहा है। अब इस कर्व का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कर्व along y एक्सिस के along इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, अब फिर से एक पतली सी स्ट्रिप कट कर लेंगे, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप कट करेंगे। इसकी विड्थ कितनी लेंगे बेटा हम, बहुत छोटी सी विड्थ होगी इसकी, बहुत छोटी सी विड्थ होगी, तो बहुत छोटी सी विड्थ। अब कहां पर है विड्थ, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर बहुत छोटी सी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, dy। अच्छा, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो काफी होगी ना, लेंथ तो ये होगी ना इसकी पूरी, तो इसकी लेंथ कितनी मान लेंगे बेटा, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, x। ठीक है। अच्छा, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया कितना हो जाएगा, सिर्फ इस स्ट्रिप का लेंथ इनटू विड्थ है ना। तो लेंथ कितनी है भाई साहब इसकी, x, एंड विड्थ कितनी है इसकी, dy, x इंटू dy। अच्छा, ये तो सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया आया। अब हमें इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है, a से लेकर b तक। तो हम क्या कर देंगे, पूरे कर्व का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, a से b तक। तो a टू b हम लिमिट लगा देंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम किसी भी कर्व का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? चलिए अब हम इसको ओपन करना सिखाते हैं। आप ये जो हमारे पास y इंटू डी एक्स है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू डी वाई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ छोटी सी चीज। ये जो y है ना, यहाँ पर ये जो y है, y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी ना। y क्या होगी बेटा, इस कर्व की एक इक्वेशन गिवन होगी आपको। y क्या होगी, y इस तरह से दिया होगा, y की वैल्यू। सपोज इस वाली ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर जो y है, यहाँ पर जो y है, ये y है क्या, तो y की वैल्यू जो होगी, y किसके साथ चेंज हो रहा होगा, x के साथ चेंज हो रहा होगा। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, x के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो y की वैल्यू बेटा इन टर्म्स ऑफ x आपको गिवन होगी, लाइक दिस x² प्लस 3x। ठीक है, y एक कर्व होगा, आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड अभी फार्मूले से आप सीखेंगे, टेंशन मत लो। इसी तरह से बेटा यहाँ पर जो x की वैल्यू है, dy तो बहुत छोटी सी चीज है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपको दी हुई होगी। x की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में दी हुई होगी, x किसके साथ चेंज हो रहा होगा, y के साथ चेंज हो रहा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर x की कोई इक्वेशन होगी इस तरह से, x इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y दी हुई होगी y³ प्लस 3y², है ना। तो बेटा यहाँ पर हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रखकर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे अभी सीखेंगे। अभी क्या करेंगे आप जल्दी से इसको, बेटा जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया इसको आप छाप डालेंगे फटाफट। ठीक है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों का हर एक डाउट हम क्लियर करेंगे। इसको आप नोट कीजिएगा जल्दी से। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले को आगे लेकर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस एरिया को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए बेटा अब हम उस फार्मूले को ओपन कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एरिया ऑफ कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। तो बेटा वहां पर अब आपको एक बात समझनी होगी, हमारे पास इंटीग्रेशन होते हैं दो तरह के, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आज मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करता हूं। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों का बेसिक आपको यही समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो बेटा मेरे पास फार्मूला नंबर वन, अगर आपको इंटीग्रेशन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, अगर इंटीग्रेशन में x टू द पावर n इंटू dx आपको दिया हुआ है ना, यानी y इंटू डी वाई, y की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर n, यानी y कोई कर्व होगा इन टर्म्स ऑफ x, है ना, x टू द पावर n इंटू dx, और लिमिट भी दी हुई हो a टू b। अच्छा, जहां पर बेटा लिमिट चल रही होगी तो उस तरह के इंटीग्रेशन को हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी वहां पर एक पर्टिकुलर रीजन का आपको एरिया निकालना है, डेफिनेट कर्व का एरिया निकालना है। तो ये बात चल रही है किसकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अगर इनडेफिनेट की बात करूं तो इनडेफिनेट में सिर्फ आपको लिमिट नहीं दी हुई होगी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ x टू द पावर n इंटू dx लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसको ओपन कैसे करेंगे टेंशन ना लो। तो पहले तो समझो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा लिमिट दी हुई होगी और इनडेफिनेट में लिमिट नहीं दी हुई होती। तो इनडेफिनेट की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पार्ट फर्स्ट में, इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनडेफिनेट की बात करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए बेटा इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं।
तो ये कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जहां पर लिमिट है तो डेफिनेट, जहां पर लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अरे इतनी बात तो बेसिक्स ही है यार। अच्छा, तो इस फार्मूले को याद रखेंगे बेटा, x टू द पावर n इंटू डी एक्स, ये ओपन होता है बेटा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर लिखा हो x टू द पावर n इंटू डी एक्स तो कैसे ओपन होगा, x टू द पावर, इस पावर में हम एक ऐड करेंगे और इस पावर को डिवाइड में लिख देंगे। अच्छा, अब ये लिमिट कहां जाएगी बेटा, तो एक क्रॉस ब्रैकेट हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड पर इस लिमिट को लिख देंगे a टू b। ठीक है, कोई टेंशन यहां तक। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखने वाली बात है, इस फार्मूले के लिए, इस फार्मूले में बेटा n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। सोचो क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर बेटा n की वैल्यू -1 होगी तो -1 प्लस 1 0 और डिवाइड में 0 आएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड, तब हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। राइट, इस फार्मूले में बेटा n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी आपके पास कोई भी नंबर्स हो, नेचुरल, होल नंबर, कुछ भी हो तो चलेगा। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, -1 अगर रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो समझ में आया फार्मूला नंबर फर्स्ट। अगर बेटा इंटीग्रेशन a टू b x टू द पावर n इंटू dx लिखा हो तो उसको कैसे ओपन करेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 और इस पावर को डिवाइड में लिखेंगे और क्रॉस बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड पर हम लिमिट लिख देंगे। अब लिमिट भी हम आपको ओपन करना सिखाएंगे, टेंशन मत लो। तो क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है x टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, x टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, n के प्लेस पर कितना दिया हुआ है 3 और लिमिट हमें दी हुई है सपोज 0 टू 2। लिमिट कितनी दी हुई है, 0 टू 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ओपन होगा बेटा, कैसे ओपन होगा, जल्दी बोलो फटाफट। तो x टू द पावर n प्लस 1 यानी x टू द पावर n कितना है 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 फिर पूरा डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस 1 और ये जो लिमिट है हमारे पास ये कहां पहुंच जाएगी, इस स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड पर 0 टू 2। बहुत बढ़िया। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अभी लिमिट सबसे लास्ट में ओपन करते हैं, याद रखना। तो ये x टू द पावर 4/4 हो जाएगा। अच्छा, और लिमिट 0 टू 2। अच्छा, एक काम करते हैं बेटा, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ना 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर तो लिमिट का फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट चीजें हमेशा कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 को हमने क्या किया, इस लिमिट से बाहर निकाला और ये x टू द पावर 4 को हमने लिमिट के अंदर ही लिखा। राइट, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब लिमिट कैसे ओपन करते हैं उसको सीखो। तो लिमिट ओपन करने का तरीका है बेटा, पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट, है ना। इस अपर लिमिट को किसके प्लेस पर रखेंगे, x के प्लेस पर। एक बार x के प्लेस पर हम रखेंगे 2 यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी। पहले लिखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर। तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, जल्दी बोलो, 2 और 2 की पावर कितनी है 4। एक बार रखिए हमने अपर लिमिट, x के प्लेस पर अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, क्या लगाएंगे बीच में, माइनस, फिर रखेंगे हम लोअर लिमिट, फिर x के प्लेस पर क्या रखेंगे 0, 0 की पावर 4। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास आएगा 1/4 इंटू 2 की पावर 4 कितनी होती है बेटा 16, 0 की पावर 4 0 ही होती है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 16, 4 से 16 कैंसिल आउट, आंसर 4। बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आया। इसी तरह से बेटा सिंपल तरीके से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। चलिए एक और क्वेश्चन की इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से इसको एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। आप लोग ट्राई करो इसी फार्मूले के ऊपर। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 x स्क्वायर इंटू dx। ट्राई करो फटाफट, यस जल्दी से। तो क्या करेंगे बेटा, इस फार्मूले को ओपन करेंगे, क्या है x टू द पावर n इंटू dx है ना, तो x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और लिमिट कहां पहुंच जाएगी आपके पास, इस स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड पर। अच्छा, ये हो जाएगी x टू द पावर 3/3 और ये लिमिट 1 टू 2, 1/3 को बाहर निकाल देंगे, x टू द पावर 3 टू द पावर 3 x टू द पावर 3 और लिमिट 1 टू 2। अब क्या करेंगे, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे यानी 2 टू द पावर 3 माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 1 टू द पावर 3, तो हमारे पास कितना आएगा 1/3 इंटू 8 माइनस 2 टू द पावर 3 8, 1 टू द पावर 3 1, 8 माइनस 1 यानी हमारे पास 1/3 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 7/3। अरे बहुत सिंपल है यार, ये तो इंटीग्रेशन आप लोग सीख गए यार, है ना। 50% यही चीज यूज होगी फिजिक्स के अंदर। चलिए
एक और क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, एक और क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, थोड़ी सी हम इक्वेशन की फॉर्म में आपको देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी, जैसे हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x क्यूब प्लस 3x इंटू dx। जल्दी से एक बार इसको ट्राई करो फटाफट। यस, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास बेटा एक इक्वेशन चल रही हो, यानी दो फंक्शन चल रहे हो, तो इंटीग्रेशन को दोनों के साथ लेकर सॉल्व करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन को, इस लिमिट को हम दोनों के साथ ले जाएंगे, है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट 1 to 2, एक बार x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। लिमिट लेंगे दोनों के साथ, x की पावर 3 के साथ dx आएगा और लिमिट भी आएगी, प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, और इंटीग्रेशन 1 to 3 और 1 to 2 है ना लिमिट, और फिर 3x का करेंगे 3x इंटू dx। बहुत बढ़िया, हम सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो। तो x टू दी पावर n इंटू dx का फार्मूला क्या है, x टू दी पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, और लिमिट कहां पहुंच जाएगी आपके पास, राइट हैंड पर, यानी 1 to 2, ठीक है, प्लस। इसी तरह से अब बात करते हैं 3। अगर कांस्टेंट चीजें होती है बेटा, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट चीजें कभी चेंज नहीं होती, तो ये 3 कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो और फिर से एक बार लिखेंगे 1 to 2 x इंटू dx। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिर्फ 3 को बाहर निकाला। अच्छा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, और लिमिट है हमारे पास 1 to 2, x की पावर 4/4 लिमिट 1 to 2 प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर x की पावर 1 इंटू dx, x की पावर n इंटू dx कितना हो जाएगा, x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1, और लिमिट 1 to 2। बहुत बढ़िया, शानदार। 1/4 को बाहर निकाल देंगे यहाँ से, 1/4, और ये हो जाएगा x की पावर 4, लिमिट कितनी है 1 to 2 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2/2 1 to 2। बहुत बढ़िया, शानदार। 1/4 यहाँ पर लिमिट ओपन करेंगे, एक बार x के प्लेस पर 2 रखेंगे 2 की पावर 4, एक बार x के प्लेस पर 1 रखेंगे 1 की पावर 4। बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा x² और लिमिट 1 to 2। बहुत बढ़िया, शानदार। 1/4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 - 1 प्लस 3/2। अब लिमिट ओपन करेंगे, यहाँ पर एक बार 2 रखेंगे x के प्लेस पर, 2 to the power 2 - 1 to the power 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बहुत बढ़िया। तो 1/4 इंटू 16 - 1 कितने होते हैं, 15 प्लस 3/2, और ये होता है हमारे पास 4 - 1। शानदार। चलिए इसको आगे हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को बहुत आसानी से इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 15/4 और प्लस 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/4 प्लस 3 3 = 9/2। एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 प्लस 9 2 = 18। कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 और 5 13, 33/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए फार्मूला नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड फार्मूले की हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा कहीं आपको इंटीग्रेशन a to b दिया हुआ हो और इंटीग्रेशन में लिखा हुआ हो बेटा x की पावर -1, x की पावर -1, मैंने बोला था कि इस फार्मूले के अंदर ध्यान दो, a to b x टू दी पावर n इंटू dx, इसका क्या होता है x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1, और लिमिट a to b। यहां पर मैंने बोला था n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n की वैल्यू यहां पर -1 नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर -1 होगी तो 0 आ जाएगा, डिवाइड में 0 आएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। बट अगर x की पावर -1 आ जाए तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए भी फार्मूला बना हुआ है। तो उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं। अगर इंटीग्रेशन a to b यानी x टू दी पावर -1, और इसका दूसरा मतलब ये भी है x टू दी पावर -1 का क्या है, a to b यानी 1/x, यानी 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा 1/x, और ऑब्वियसली यहां पर dx लिखा हुआ होगा, है ना। यानी इंटीग्रेशन a to b x टू दी पावर -1 इंटू dx अगर लिखा हुआ है, या x टू दी पावर -1 का मतलब 1/x इंटू dx। क्लियर। अच्छा, तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/x का होता है बेटा log mod x, log mod x, और बेटा लिमिट आपकी वही स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड पर पहुंच जाएगी a to b। समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
है ना। अगर इंटीग्रेशन a टू बी x टू दी पावर -1 इंटू डी एक्स दिया हुआ है तो इसको x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 से नहीं करेंगे। इसके लिए स्पेशल फार्मूला x टू दी पावर -1 का फार्मूला क्या है, log mod x, है ना। लॉग के अंदर हमेशा बेटा जो फंक्शन होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -1 इंटू dx क्या होगा, log x, या फिर -1 ना लेकर 1 अपॉन x इंटू dx दे सकता है, तो 1 अपॉन x का भी क्या होगा, log mod x। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी तरह से बेटा तीसरा फार्मूला है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन a टू b आपको दिया हुआ है और बेटा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 1 इंटू dx लिखा हुआ है, 1 इंटू dx, है ना। 1 इंटू dx, सिर्फ यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है यानी 1 इंटू dx हो, अगर 2 हो तो बाहर आ जाएगा, फिर 1 इंटू dx हो जाएगा, तो 1 इंटू dx का होता है सिर्फ x, और लिमिट हमारे पास फिर से पहुंच जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड पर। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी 1 इंटू dx, 1 इंटू dx मतलब सिर्फ dx। अगर इंटीग्रेशन a टू b और dx दिया हुआ है तो इसका क्या लिख देंगे, x लिख देंगे और लिमिट लगा देंगे a टू b। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं हम। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा, थर्ड फार्मूला है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन a टू b e की पावर x इंटू dx दिया हुआ है तो e की पावर x का सिंपल होता है e की पावर x, है ना, और लिमिट फिर से आपकी राइट हैंड पर आ जाएगी a टू b। बहुत बढ़िया, ये तीन बेसिक फार्मूले और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने हैं। चलिए अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले, इसको आप नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको आगे फार्मूले बताते हैं। अब बेटा हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेटा इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद रखने हैं। आप रिलेट करना बेटा उसको डिफरेंशिएशन से। एक्चुअल में क्या है ना, इंटीग्रेशन जो है हमारा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, आपको समझ में आता रहेगा, टेंशन ना लो, ठीक है। हर एक तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो बेटा फार्मूला नंबर हमारे पास कौन सा है, 4th या 5th होगा। तो इंटीग्रेशन अगर आपको दिया हुआ है a टू b sin x इंटू dx, तो बेटा sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और लिमिट आपकी पहुंच जाएगी बेटा राइट हैंड पर a टू b। इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करता हूं cos x की, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b cos x इंटू dx, cos x का होता है बेटा प्लस sin x, क्या होता है, sin x। हाँ, याद करो कि sin x का डिफरेंशिएशन होता था प्लस cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x। यहाँ पर साइन उल्टे हैं, sin x का माइनस cos x और cos x का प्लस sin x, राइट, और लिमिट हो जाएगी हमारी a टू b। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बेटा इंटीग्रेशन हमारे पास a टू b, याद रखना अभी मैं tan और cot को स्किप कर रहा हूं, उसका अलग से बताऊंगा, पहले आपको जो रिवर्स है ना वो फॉर्मूले आपको रिलेट करा रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है sec स्क्वायर x, है ना, sec स्क्वायर x इंटू dx, तो आपको मालूम था tan x का जो डिफरेंशिएशन होता था क्या होता था बेटा, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है हमारे पास tan x, ठीक है। लिमिट आपकी राइट हैंड पर पहुंच जाएगी a टू b। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन a टू b cosec स्क्वायर x इंटू dx, तो cosec स्क्वायर x का होता है बेटा माइनस cot x, क्या होगा, माइनस cot x, और लिमिट आपकी पहुंच जाएगी राइट हैंड पर a टू b, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको दो फार्मूले और दे रहा हूं, पूरी रिवर्स है। देखो tan x का क्या होता था डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और cot x का क्या होता था, माइनस इधर भेज देंगे cot x का, माइनस cosec स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। इसी तरह से बेटा मैं आपको एक और फार्मूला देता हूं, इंटीग्रेशन a टू b sec x इंटू tan x इंटू dx। sec x और tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट, sec x, है ना, sec x, और लिमिट हमारे पास पहुंच जाएगी बेटा राइट हैंड पर a टू b। आप याद करो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x का होता था sec x इंटू tan x। इसी तरह से लास्ट आपको बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं लास्ट, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a टू b क्या, cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x इंटू dx, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, माइनस के cosec x होगा, माइनस cosec x, राइट, लिमिट पहुंच जाएगी राइट हैंड पर a टू b। बहुत बढ़िया। देखो ये डिफरेंशिएशन के लगभग क्या पूरे ही रिवर्स है ना, इनको नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर आपको tan x और cot x का भी मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। चलिए दो फार्मूले और लिख लेते हैं बेटा, जैसे इंटीग्रेशन, चलो बता देते हैं tan और cot का भी, वैसे तो ज्यादा यूज नहीं होते। इंटीग्रेशन a टू b, अगर आपके पास tan x दिया हुआ है, tan x इंटू dx, तो tan x का बेटा फार्मूला होता है हमारे पास log sec x,
log sec x और लिमिट आपकी पहुंच जाएगी बेटा राइट हैंड पर, या फिर बेटा इसका माइनस लॉग cos x भी होता है, माइनस लॉग cos x भी होता है tan x का फार्मूला, और लिमिट a टू b पहुंच जाएगी। इसी तरह से बेटा लास्ट और हम लोग इंटीग्रेशन a टू b, अगर आपको कहीं cot x दिया हुआ हो इंटू dx, तो cot x का होता है बेटा हमारे पास log sin x, log sin x, और लिमिट आपके पास पहुंच जाएगी राइट हैंड पर a टू b। तो ये सारे के सारे फार्मूले हमारे यूज होंगे बेटा इंटीग्रेशन के अंदर। आज की इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करेंगे। इन सारे के सारे फार्मूलों को बेटा आप अपनी एक चार्ट के ऊपर लिखकर अपनी फिजिक्स की नोटबुक के स्टार्टिंग में लगा लो। डेली के डेली आपको रिवाइज करना है। हमेशा आप लोगों के फार्मूले टिप्स पर याद होनी चाहिए अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से करनी है। चलिए इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।